हेलो दोस्तों। फिजिक्स की हमारी सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी की। ऊष्मा के बारे में देखते हैं। वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण ही स्थानांतरित होती है उसे ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। सामान्यतः ऊष्मा के लिए एक अन्य मात्रक और होता है, उसका नाम क्या है? कैलोरी। फिर आते हैं ताप में। तो ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिसमें ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाने में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाना क्या होता है? इसमें बर्फ का गलनांक कितना होता है केल्विन पैमाने में? 273 केल्विन तथा जल का क्वथनांक 373 केल्विन। फारेनहाइट पैमाना, इसमें बर्फ का गलनांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। गुप्त ऊष्मा। सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। हालांकि जब पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे ही क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। जब जल भाप में परिवर्तित होता है तो वह क्या करता, क्या है? गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाता है और ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन आदि। वाष्पन क्या होता है? अपने क्वथनांक के नीचे ही जब कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है तो वाष्पन की दर क्या होती है? उच्च होती है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल किसमें होता है? गैस और द्रव में। -40 डिग्री सेल्सियस ये एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में एक समान होता है और 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस से 2 गुना हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान देखते हैं। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये लगभग में माना जाता है लेकिन एक्यूरेट कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है तापमापी में। क्यों क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो द्रवांक होता है एल्कोहल का वो निम्नतर होता है। स्वचालित इंजन में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किस रूप में होता है? हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है तो मिश्रण का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। तो इससे क्या होता है? जिससे ठंडे प्रदेशों में जो स्वचालित इंजन होते हैं उनमें पानी जमता नहीं है। परम शून्य ताप क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम संभव तापमान होता है उसको परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन के साथ क्या होता है? उसका आयतन घटता है। थर्मोस्टेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तापमान को स्थिर रखने के लिए। फ्रिज में जो खाना ताज़ा रहता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब सीलन भरे बिस्किट को फ्रिज में रखते हैं तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, अतः वो अतिरिक्त नमी को सोख लेता है। बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो पेय को
ठंडा बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि बर्फ़ जो है पिघलने के लिए पेय पदार्थ से ही गुप्त ऊष्मा लेती है। बड़े शीत ग्रहों में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? जो बड़े फ्रिज होते हैं उनमें प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। जबकि घरेलू फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया को द्रवित करने के लिए उच्च दाब और परिवेश ताप की जरूरत पड़ती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के साथ क्या होता है? दोनों बढ़ जाती है। लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। इसीलिए सर्दियों में लोहा जो है वो लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा लगता है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। संपीड़ित गैसों को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो गीले कपड़े जल्दी कब सूखते हैं? जब 20% आर्द्रता हो और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। थर्मस की बोतल की दीवारों पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? चांदी की परत चढ़ाई जाती है। और क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि पेय पदार्थ को अधिक समय तक गर्म रखा जा सके। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शुष्कता की दशा से किसका बोध होता है? निम्न आर्द्रता का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों पकता है जल्दी? क्योंकि अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है। और कितना टेम्परेचर होता है यहाँ पे? 120 डिग्री सेल्सियस। फलता इसमें अधिक ऊष्मा होती है। प्रेशर कुकर का उच्चतम तापमान इसके ऊपर के छेद का क्षेत्रफल तथा उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। बर्फ़ का टुकड़ा जब पानी में पिघलता है तो पानी के स्तर के साथ क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। मेघ रहित रातों की तुलना में छादन जो रातें होती हैं वो अधिक गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की ऊष्मा को जाने नहीं देती और वापस परावर्तित कर देती हैं। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? श्वसन की दर घटा दी जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जब ऊपर जाता है तो वायु का घनत्व कम हो जाने के कारण गुब्बारे के आमाप में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। आगे बढ़ते हैं, तरंग गति देखते हैं। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से चलता है। ठीक है। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम से में ही संचारित होती हैं। इनके द्वारा केवल ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होता है, द्रव्य का नहीं होता। जल की तरंगें, ध्वनि तरंगें और स्प्रिंग की तरंगें आदि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं कंपन के हिसाब से, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ तरंगें देखते हैं। जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन,
पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, ये सब अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक। द्रव में ये केवल तल पर ही बन सकती हैं और नहीं, गैस में इन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो जो गैसी फॉर्म होता है वहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो इस तरह से चलती हैं, देखिए। तो जो इनका जो टॉप होता है, टॉप को श्रृंग कहते हैं, और ये जो बॉटम होता है इसको गर्त कहते हैं। और ये जो लंबाई है इनके तरंगों के बीच की, ये वाली, इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो श्रृंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। अब अनुदैर्ध्य तरंगे देखते हैं। तो जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देना। एग्जाम्पल देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यम में चल सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस में। जबकि जो अनुप्रस्थ तरंगे थी वो केवल ठोस और द्रव में चलती हैं, गैस में नहीं। और जैसे वायु में उत्पन्न ध्वनि, यह क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। द्रव के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं ये। आवर्तकाल देखते हैं। कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति क्या है? कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चलने के लिए इनकी चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण क्या हैं? गामा, एक्स, परावैंगनी और दृश्य विकिरण, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है। गामा किरण के बारे में देखते हैं। तो इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिससे होता क्या है कि ये लोहे की चादर को आराम से पार कर सकती हैं। एक्स किरणें देखते हैं। इनका प्रयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। क्रिस्टल की संरचना का पता इन्हीं तरंगों से लगाया जाता है एक्स किरणों से। पराबैंगनी किरणें, तो इनका प्रयोग जो है अदृश्य लिखाई, अंगुली के निशानों का पता लगाने के लिए तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। दृश्य विकिरण देख लेते हैं। तो इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और इसी में क्या होता है? अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण सब इसी में होता है, दृश्य विकिरण में। अवरक्त किरणें क्या होती हैं? इनकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। इनकी जो वेधन क्षमता होती है अधिक होने के कारण ये घने कोहरे को भी आराम से पार कर जाती हैं। इसीलिए युद्ध काल में इनका प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का। सिग्नल भेजने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में भी किया जाता है। सूक्ष्म किरणें देख लेते हैं। माइक्रोवेव, तो रडार उपग्रह, लंबी दूरी के बेतार संचार तथा माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें इन्हीं का प्रयोग होता है। कौन सी किरणों का? सूक्ष्म किरणों का। रेडियो तरंगे, तो रेडियो तथा टीवी प्रसारण में इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो है आयन मंडल अर्थात आयनोस्फीयर में से परावर्तित होती हैं, वहाँ से परावर्तित होकर आती हैं। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगों की विशेषता ये है कि ये शून्य में संचरण नहीं कर सकती। मतलब शून्य का मतलब है जैसे निर्वात है, तो निर्वात में ध्वनि तरंगे चल नहीं सकती। कॉस्मिक किरणें देखते हैं। तो ये किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण का भाग नहीं है। कॉस्मिक किरणें अलग होती हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण से। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। एक रडार जो शत्रुओं के वायुयान की स्थिति का पता लगाता है वो मुख्यतः कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों का। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पड़ने वाले विकिरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है? 100 nm अर्थात 10⁻⁷ मीटर।
दूरसंचार में किसका प्रयोग होता है? माइक्रोवेव का। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? 100 से 188 से 108 मेगा हर्ट्ज के बीच। अब ध्वनि देख लेते हैं। तो ध्वनि जो है ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है, मतलब सुन सकते हैं इसको हम लोग। तो ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती हैं ऐसी, मतलब ध्वनि तरंगें जो होती हैं। ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम होना चाहिए, बिना माध्यम के चलेंगी नहीं। तापमान व आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब माध्यम में देखें अगर तो ध्वनि चाल की चाल का अवरोही क्रम। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में, फिर दूसरे नंबर पे द्रव में, फिर तीसरे नंबर पे गैस में। शुष्क वायु अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। तो हम लोग बांट देते हैं इसको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो देखते हैं इनको। तो 20,000 हर्ट्ज से कम जिनकी आवृत्ति होती है वो क्या होती हैं? अवश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, तो इन्हें इंसान तो सुन नहीं पाता, लेकिन कौन सुन सकता है? हाथी, गेंडा, व्हेल, ये सब उत्पन्न करते हैं ये तरंगे। ठीक है, और जो श्रव्य तरंगे होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, वो श्रव्य तरंगे होती हैं, वो हम लोग सुन सकते हैं। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक की अगर आवृत्ति है तो वो कहलाती है पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, इन्हें कौन उत्पन्न करता है? डॉल्फिन, चमगादड़, ये सब उत्पन्न करते हैं, और इन्हें सुनने की मनुष्य के पास क्षमता नहीं होती। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होती हैं पराश्रव्य तरंगे। तो उद्योग तथा चिकित्सा में, जैसे कीड़ों को नष्ट करने में तथा कपड़ों से धूल को हटाने में, हृदय संबंधी रोगों में, गुर्दे की पथरी को तोड़ने में, सोनार सिस्टम में, स्वचालित दरवाजों के नियंत्रण में, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या होना चाहिए? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में कितने सेकंड तक बनी रहती है? 1/10 सेकंड तक। मनुष्य का कान केवल इन्हीं दो ध्वनियों के बीच केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड के समय अंतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के बीच कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लंबी बांसुरी से बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंगें निकलती हैं। क्यों निकलती है? क्योंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसकी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। जेट विमान की उड़ान के कारण ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक, अब डेसिबल में देख लेते हैं। फुसफुसाहट 15 से 20 डेसिबल, साधारण बातचीत 30 से 60, गुस्से में की गई बातचीत 70 से 80, ट्रक और मोटरसाइकिल की जो आवाज़ होती है 90 से 95 डेसिबल, यंत्र कारखाने 100 से 110 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा 110 से 120 डेसिबल, जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। WHO ने नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना निर्धारित किया? 45 डेसिबल। मनुष्य के लिए शोर जो होता है, शोर की सह सीमा कितनी है? 85 डेसिबल। 85 डेसिबल से ऊपर का शोर मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अनुरणन क्या होता है? जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों तथा छत से परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर भी हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है। इसे ही क्या कहते हैं? अनुरणन। अब संगीत के सातों सुरों का डेसिबल देख लेते हैं।
सारे गामा पाधानी, तो सा का क्या होता है 265 डेसिबल, रे का 294 डेसिबल, गा का 330 डेसिबल, मा का 349 डेसिबल, पा का 392 डेसिबल, धा का 440 डेसिबल और नी का 494 डेसिबल। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, तरंगों की लंबाई का अवरोही क्रम देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी, फिर उसके बाद देखते हैं। रेडियो तरंग, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी, एक्स और गामा। टीवी के रिमोट में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ रिमोट में, ठीक है, तो टीवी का जो रिमोट होता है, कुछ रिमोट जो ऐसे होते हैं जिनमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर रिमोट में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, अवरक्त तरंगों का। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए किसका प्रयोग होता है, आवृत्ति मांडुलन, तथा चित्र संचरण के लिए आयाम मांडुलन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग विद्युत धारा देख लेते हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जिसे हम लोग डीसी कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो जब किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में चलती है तो उसे डीसी बोलते हैं, दिष्ट धारा, जैसे बैटरी से प्राप्त धारा। प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी कहते हैं, तो ऐसी धारा जिसके मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, जैसे अल्टरनेट दोलित्र से प्राप्त धारा। नोट देखते हैं। दिष्ट धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा का लाभ ये है कि इसको विद्युत ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। एसी को विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो किसी विद्युत ऊर्जा का उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। विभव देख लेते हैं। विभव क्या होता है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहा जाता है। विभवांतर इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। नोट देखते हैं। विभव और विभवांतर दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। प्रतिरोध देखते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। फॉर्मूला है V बराबर आर आई, जहाँ पे V क्या है, विभवांतर, R क्या है, प्रतिरोध, और I क्या है, विद्युत धारा। विद्युत शक्ति देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। विद्युत मोटर ये धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाने पर कुल व्यय ऊर्जा, ठीक है, तो 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे तक जला है तो 100 गुणा 10, तो कितना आ गया बराबर
1000 वाट घंटा आ गया। तो 1000 वाट घंटा मतलब 1 किलो वाट घंटा। तो 1 किलो वाट घंटे का मतलब हुआ 1 यूनिट। ठीक है। तो 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाने में 1 यूनिट बिजली का खर्च होगा। ठीक है। 1 किलो वाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जिस बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है वो क्या करता है? बल्ब कम प्रकाश देता है। डायनामो ये ऊर्जा का परिवर्तक होता है। टरबाइन की भांति ये भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो और विद्युत मोटर किस पर आधारित होते हैं? दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बैटरी के 3 मूल घटक होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टता समानता कितनी होती है? 12 वोल्ट। तथा धारिता को एम्पियर घंटे में मापा जाता है। धारिता को किस में मापा जाता है? एम्पियर घंटे में। इसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट में सल्फ्यूरिक अम्ल कितना होता है? 35% और 65% जल होता है। निकेल कैडमियम की जो बैटरी होती है उसके बारे में देखते हैं। ये एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारीय होता है, ये विद्युत अपघट्य होता है इसमें। इसका प्रयोग सामान्यतः हम लोग किस में करते हैं? निकेल कैडमियम की बैटरियों का कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में और ट्रांजिस्टर में। विद्युत बल्ब में रोशनी के लिए किसका प्रयोग होता है? टंगस्टन का प्रयोग फिलामेंट के रूप में किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? टारबर्न बर्गमैन ने की थी। और इसका गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का। तथा क्वथनांक 5555 डिग्री सेल्सियस। एक साधारण बिजली के बल्ब का जीवन जो है बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता और बल्ब जो है पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च तापमान पर पिघल जाते हैं, ये कारण होता है। जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। तड़ित चालक के बारे में देखते हैं। ये एक धातु की चालक छड़ होती है जिसका प्रयोग ऊंचे भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए किया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा जो होता है वो नुकीला होता है और इसे भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है तथा इससे एक चालक तार को जोड़कर उस तार को नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। ये आकाशीय बिजली को पकड़ के सीधे पृथ्वी में भेज देता है। विद्युत उपकरणों में 3 पिन होती हैं। ठीक है। ऊपर वाली पिन कुछ मोटी होती है जिसका संबंध पृथ्वी अर्थात अर्थ से होता है। ये अतिरिक्त वोल्टेज को नियंत्रित करता है, जो ऊपर वाली पिन होती है। शेष 2 पिन में दाएं वाले का संबंध जीवित कनेक्शन से होता है और बाएं वाले का संबंध उदासीन कनेक्शन से होता है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच
विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे समान विभव पर हों। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव और धारा, विभव जो होती है धारा के समानुपाती होती है। अतः यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में माना जाता है। चांदी विद्युत की सर्वोच्च सुचालक होती है। क्यों? क्योंकि उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होती है तथा इसकी विद्युत चालकता भी सबसे अधिक होती है। फिर चांदी के बाद क्रमशः अगर देखा जाए तो फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, लोहा की विद्युत चालकता अधिक होती है। क्रम है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है। इलेक्ट्रिक सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत उपयोगी है। ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। हैलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन तथा सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। तंतु में सोडियम मिला होने के कारण ये करती क्या है? पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो ये प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संबंधन होता है। जो घरेलू विद्युत तार होते हैं इसी समायोजन पर काम करते हैं। घरेलू विद्युत तार में लाल रंग सजीव या फेज होता है और काले रंग का तार जो होता है वो उदासीन होता है। हरे रंग का तार आधार अर्थात अर्थ को प्रदर्शित करता है। शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितनी होती है? 10⁶ ओम। जबकि गीला मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितनी होती है? 10⁻² ओम। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन, जीनॉन या नियॉन को पारा अर्थात मरकरी की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। एलईडी देखते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी बल्ब होते हैं। इसमें प्रकाश उत्पादन जो घटक होता है वो कौन होता है? गैलियम आर्सेनाइड होता है। यदि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यही जो है जो गैलियम आर्सेनाइड होता है यही विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जो इसका जीवन काल जो है एलईडी का वो CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप की तुलना में अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि जो एलईडी होती है वो CFL की तुलना में ऊर्जा की खपत कम करती है, इसलिए ज़्यादा दिनों तक चल जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। एक 100 वाट का बल्ब केवल 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, जबकि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है वो लगभग 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए क्या किया जाता है? तंतु को गर्म किया जाता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन। इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात की बजाय उसमें नाइट्रोजन, आर्गन जैसी गैसों को भर दिया जाता है। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता क्या करती है? बढ़ा देती है। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसमें पारा वाष्प से विद्युत गुजार कर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है।
जिसे लैंप के अंदर फॉस्फर कोटिंग के से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। CFL का औसत कार्यकाल जो होता है वो 6000 से 15000 घंटे तक होता है, जबकि LED सामान्यतः 25 से 30 वर्षों तक चल सकता है। LED 82% ऊर्जा की खपत जो है कम ऊर्जा की खपत करता है, जबकि CFL 75% कम खपत करता है। LED ज़्यादा अच्छा होता है CFL से। प्रकाश बल्ब की तुलना में है ये। तो प्रकाश बल्ब की तुलना में अगर CFL देखा जाए तो वो 82% ऊर्जा कम खपत करता है, और सॉरी LED, और CFL 75%। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ काम कर सकता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं। मोबाइल फ़ोन चार्जर में अपचाई अर्थात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। डीजल इंजन यह रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए DC धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर जो होता है वो AC को DC में बदल देता है। इन्वर्टर क्या करता है? DC को AC में बदलता है। पावर ग्रिड के सामान्य संचालन के लिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित किया गया है। इसमें क्या होता है, 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान्य है 50 हर्ट्ज के ऊपर। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा होने पर ग्रिड क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूक्रोट के अंदर की चक्राकार धाराएं हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।